वेलकम एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने मेजर क्रॉप्स को स्टार्ट किया था, जिसमें पैडी, वीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड, इन सभी क्रॉप्स के बारे में हमने इसके ग्रोइंग जोग्राफिकल कंडीशंस को और इसके प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को डिटेल में किया था। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक हैं, आप उस वीडियो को चेक करें। आज के डिस्कशन में हमें बेवरेज के बारे में और फाइबर क्रॉप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है, जिनमें टी, कॉफ़ी, कॉटन, जूट और हॉर्टिकल्चर को हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं टी। आप सभी को पता है बच्चे कि टी एक बुश होता है, टी एक झाड़ी है और इसके साथ ही ये एक ट्रॉपिकल और ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। इसके लिए किस किस प्रकार के ग्रोइंग जोग्राफिकल कंडीशंस चाहिए और कौन इसके लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, उसे हम यहाँ पे दिखेंगे थोड़ी देर में। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर को हमने एग्रीकल्चर के सबसे पहले वीडियो में, जिसमें एग्रीकल्चर को हमने इंट्रोड्यूस किया था, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब क्या था कि जो कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव होता है, सिंगल क्रॉप यूटिलाइजेशन होता है, जिसमें उद्देश्य कमर्शियल पर्पज से होता है, और ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल एरियाज में बड़े बड़े स्टेट लगाकर जहाँ पे हम लोग टी की खेती जनरली करते हैं। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया। बेवरेज का मतलब क्या होता है? जिसे हम लोग जनरली एज ए लिक्विड पीने के लिए यूज करते हैं। इनिशिएटेड बाय द ब्रिटिश। तो यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि टी प्लांटेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट किनको जाता है? ब्रिटिशर्स को जाता है। टुडे most of the tea plantation are owned by Indians. The tea plant grows well in the tropical and subtropical climate. तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि टी का जो सबसे फेवरेट जो ग्रोइंग एरियाज है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज या ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में टी बेहतर तरीके से ग्रो कर सकता है। एंडाउ with deep and fertile well-drained soil, rich in humus and organic matter. Tea bushes require warm and moist frost free. तो क्या चाहिए? इसे गर्म टेम्परेचर चाहिए और moist frost free चाहिए। moist frost free का मतलब क्या होता है? किसी प्रकार का पाला यहाँ पे नहीं होना चाहिए। पाला टी के लिए या फ्रॉस्ट टी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। Through the year, frequent showers evenly distributed over the year ensure continuous growth of tender leaves. तो क्या बताया जा रहा है कि साल भर अगर बारिश होती रहे तो ये टी के लीव्स के लिए ज़्यादा बेहतर माना जाता है। टी इज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। इट रिक्वायर्स एबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर, क्योंकि टी की पत्तियों को चुनने में बहुत ज़्यादा मात्रा में लेबर की जरूरत पड़ती है और वहाँ पे चीप और स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। टी इज processed within the tea garden to restore its freshness. Major tea producing states are Assam, hills of Darjeeling and Jalpaiguri district, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala. अब देखिए बच्चे, यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि इंडिया में टी का लीडिंग प्रोड्यूसर क्या है, कौन है? आंसर विल बी असम। भारत में टी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? असम। लेकिन अगर ये सवाल पूछ ले कि साउथ इंडिया में टी का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर का नाम बताइए, आंसर विल बी तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी नीलगिरी हिल्स की बात करें, कर्नाटका केरला के एरिया में भी टी की खेती होती है, लेकिन लार्जेस्ट वन इज तमिलनाडु फ्रॉम साउथ इंडिया। और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें असम, और ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें टी प्रोड्यूसिंग लार्जेस्ट वन इज असम। इसके अलावा कौन कौन से स्टेट्स हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड अल्मोड़ा वगैरह में, मेघालय, आंध्र प्रदेश and Tripura are also tea producing states in the country. In 2015, India was the second largest producer of tea after China. अब टी के ग्रोइंग कंडीशन को आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इस स्लाइड में हमने अलग से दे रखा है क्योंकि टी के जोग्राफिकल ग्रोइंग कंडीशन को लेकर भी बहुत सारे सवाल 3 नंबर के फॉर्मेट में और 5 नंबर के फॉर्मेट में आते हैं। आप इसे प्लीज अच्छे से देख लें। टी इज अ beverage crop. Tea is often called queen of all beverage crop. It is a plantation crop introduced by the Britishers in 1823. Geographical conditions. Tea requires uniformly high temperature 20 to 30 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चाहिए। फ्रॉस्ट इसके लिए हानिकारक होता है, पहले भी हमने बताया।
एवरेज एनुअल रेनफॉल 150 टू 300 सेंटीमीटर इसके लिए चाहिए, तो अच्छे तरीके से ये ग्रो कर सकता है। इसके लिए अगर सॉइल की बात करें तो डीप एसिडिक और फर्टाइल सॉइल। टी इज ग्रोन ऑन वेल ड्रेन्ड जेंटल हिली स्लोप्स एंड वैली साइड। ये सबसे बड़ी बात याद रखिएगा बच्चे कि जलपाईगुड़ी की बात करें, यहाँ पे दुआर रीजन में देखिए टी प्लांटेशन के लिए वर्ल्ड फेमस है दुआर रीजन। लेकिन दुआर रीजन क्या है, वो थोड़ा सा रोलिंग प्लेन, रोलिंग का मतलब क्या होता है कि उबड़ खाबड़ वाला प्लेन है, और यही टी के लिए सबसे बेहतर फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशंस प्रोवाइड कराता है। क्यों? क्योंकि टी के रूट में वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। वेल ड्रेन एसिडिक सॉइल अगर स्लोपी लैंड के सहारे है तो वो टी के प्लांटेशन के लिए, टी के ग्रोइंग कंडीशन के लिए सबसे बेस्ट परिस्थितियां उत्पन्न करता है। यहाँ पे टी इज अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप, इट रिक्वायर्स चीप स्किल्ड लेबर फॉर पिकिंग टी लीव्स। तो टी के इन सभी जोग्राफिकल कंडीशंस को बच्चे आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। अगर हम इस मैप की बात करें तो इस मैप में देखिए बच्चे दो चीज़ों का एग्जाम्पल दिया गया, एक दिया गया है टी का, एक दिया गया है कॉफ़ी का। अगर इंडेक्स को चेक करें तो ये हमें टी को दिखा रहा है। अगर आप टी ग्रोइंग एरियाज़ को अगर आप अपने मैप में देखें तो अगर आप ये देखें जो असम का जो एक बहुत बड़ा भाग है ये लार्जेस्ट टी ग्रोइंग एरियाज़ को दिखा रहा है। वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, कुछ बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, यहाँ पे टी का बहुत बड़ा एरिया दिखता है। कुछ मात्रा में ये त्रिपुरा की बात करें, अगर हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी देखें तो यहाँ पे भी हमें टी ग्रोइंग एरिया जनरली दिखता है। लेकिन अगर साउथ इंडिया की बात करते तो साउथ इंडिया में कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन सभी एरिया में जो वेस्टर्न घाट का एरिया है यहाँ पे टी प्लांटेशन अच्छे खासे अमाउंट में यहाँ पे किया जाता है। तो इस डिस्कशन में टी के बारे में इतनी ही बातें। अब अगले हम लोग बेवरेज क्रॉप की ओर बढ़ते हैं और इसका भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना टी का, लेकिन टी के कंपैरिजन में कॉफी का एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कंपैरेटिवली हमें ज़्यादा दिखता है। सो सेकेंड वन इज कॉफ़ी। कॉफ़ी के बारे में देखें, इंडियन कॉफ़ी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। तो भारत का कॉफ़ी वर्ल्ड में अपने बेहतर फ्लेवर के लिए जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे कॉफ़ी की एक वैरायटी का नाम लिखा हुआ है द अरेबिका वैरायटी। कॉफ़ी की 3 वैरायटी होती है बच्चे, याद रखिएगा। एक को बोलते हैं अरेबिका, एक को बोलते हैं रोबस्टा और एक को कहते हैं लाइबेरिया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे बच्चे। कॉफ़ी की एक वैरायटी होती है अरेबिका, जिसे साउथ वेस्ट एशिया में एक कंट्री है यमन, वहीं से इसका ओरिजिन जनरली माना जाता है। तो अरेबिका, देन रोबस्टा, देन लाइबेरिया, ये 3 कॉफ़ी की वैरायटी होती है। लेकिन इंडियन कॉफ़ी जो अपने स्पेशल फ्लेवर के लिए जाना जाता है वो किस वैरायटी का है? अरेबिका वैरायटी का है। और वो कहाँ से लाया गया है? यमन से लाया गया है। दिस वैरायटी is in great demand all over the world. Initially, its cultivation was introduced on the Baba Budan Hills of Western Ghat in Karnataka. अब देखिए बच्चे यहाँ पे फिर ये सवाल आ सकता है कि सबसे पहले कॉफ़ी प्लांटेशन कहाँ पे शुरू हुआ? आंसर विल बी कर्नाटका। किस जगह पे शुरू हुआ? बाबा बुदन हिल्स। और क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा है बच्चे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला के अकॉर्डिंग एक हिल्स की सीरीज पाई जाती है, रेंज पाई जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। तो बाबा बुदन हिल्स कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट में। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ पे हुई थी कॉफ़ी प्लांटेशन की? कर्नाटका में। एंड इवन टूडे its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. अब देखिए बच्चे यहाँ पे आपको एक कोड याद रखना है, KKT, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि इंडिया में कॉफ़ी के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर का नाम बताइए, आंसर विल बी कर्नाटका। अभी हाल फिलहाल के दिनों में आंध्र प्रदेश में भी एक जगह है अराकू वैली। क्या है? अराकू वैली, ARAKUVALLEY। अराकू वैली में भी वर्ल्ड क्लास कॉफ़ी प्लांटेशन की शुरुआत हुई है। तो कॉफ़ी के कौन कौन से ग्रोइंग कंडीशंस जोग्राफिकली जरूरी हैं ताकि बेहतर तरीके से हम लोग कॉफ़ी को क्या कर सके? ग्रो कर सके। एक बात देख लें, कॉफ़ी ग्रोज बेस्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये टी के कंपेरिजन में यहाँ पे सिमिलरिटी दिखती है। स्पेशली इक्वेटोरियल क्लाइमेट इज फेवरेबल फॉर कॉफ़ी कल्टिवेशन।
टेम्परेचर की बात करें 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके लिए आइडियल होता है। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल इज नीडेड फॉर ग्रोथ ऑफ कॉफी एंड दस अ रेनफॉल ऑफ 150 to 250 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड। ये टी के कंपैरिजन में कंडीशंस थोड़े से आपको सिमिलर दिखेंगे यहाँ पे। स्लोपिंग हाईलैंड टी में भी कंटिन्यू था ये। स्पेशली फुट हिल्स ऑफ माउंटेन एंड हिली स्लोप्स आर सुटेबल फॉर कॉफी कल्टिवेशन। Coffee grows best in fertile laterite soil and red लोमी सॉइल। हम लोगों ने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में हम लोगों ने लेटराइट सॉइल के बारे में पढ़ा, लीचिंग के बारे में पढ़ा, लेसाइट्स के बारे में पढ़ा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या याद रखनी है बच्चे आपको कि कॉफी किस प्रकार के सॉइल में सबसे बेहतर तरीके से ग्रो करता है? आंसर विल बी लेटेराइट सॉइल। और अगर आप लेटेराइट सॉइल के एरिया को देखो, महाराष्ट्र के कोंकण एरिया को देख सकते हैं, कर्नाटका को देखिए, मेघालय को देखिए, तो इन सब एरिया में, कर्नाटका के एरिया में भी लेटेराइट सॉइल का एक्सटेंशन या उसका आप देख सकते हैं विस्तार दिखता है। तो वहां पे भी वो एरिया कॉफी प्लांटेशन के लिए वर्ल्ड फेमस दिखता है। कॉफी इज अ शेड लविंग प्लांट। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कॉफी का है बच्चे, आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे कि इसे ट्री का शेड चाहिए और ट्री के शेड में होने के कारण ये ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर सकता है। इट इज ग्रोन अंडर द शेड ऑफ लार्ज एंड टॉलर ट्रीज। चलिए ये कॉफी था। नेक्स्ट है कॉफी के एक बार आप इसको अगर मैप को देख लें एक बार, तो किस किस जगह पे हमें कॉफ़ी प्लांटेशन जनरली दिखता है। तो साउथ का जो एरिया है ये कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के एरिया में अगर आप देखें तो कॉफ़ी प्लांटेशन हमें ज़्यादा होता हुआ दिखता है। आंध्र प्रदेश में भी हाल फिलहाल के दिनों में अराकू वैली वाले एरिया में हमें कॉफ़ी प्लांटेशन होता हुआ दिख रहा है। तो कॉफ़ी के लिए आपको यहाँ पे एक कोट याद रखना है, के टी, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट वन इज हॉर्टिकल्चर। अब यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है बच्चे? हॉर्टिकल्चर का मतलब पहले समझिए। हॉर्टिकल्चर मीन्स एग्रीकल्चर ऑफ प्लांट्स मेनली फॉर फूड या ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल को अगर हम कमर्शियल पर्पस से, अगर व्यापारिक पर्पस से, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग के पर्पस से अगर हम उसकी खेती कर रहे हैं तो हम इसे ही क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। In 2015, India was the second largest producer of fruits and vegetables in the world after China. तो इंडिया का रैंक यहाँ पे आफ्टर चाइना क्या दिखता है? सेकंड दिखता है। इंडिया प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आप लोगों ने नाम सुना होगा अल्फांसो। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल मालदा। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर and Cherrapunji, Meghalaya, bananas of Kerala, Mizoram, Maharashtra and Tamil Nadu, lychee and guava of Uttar Pradesh and Bihar, world famous Muzaffarpur, pineapples of Meghalaya, grapes of Andhra Pradesh, Telangana and Maharashtra, apples, pears, apricots and walnuts of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh are in great demand all over the world. डिस्कशन में अगर आगे बढ़ें तो इसमें एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे क्या दिख रही है बच्चे? अब इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। तो अभी तक हमने अगर प्रीवियस वीडियो को भी इंक्लूड कर ले, हमने उसमें जितने भी फसलों की खेती करी है या तो उनको हम लाइक सेरल से यूज करते हैं या लाइक बेवरेज यूज करते हैं। लेकिन अब है नॉन फूड क्रॉप्स, ऐसे क्रॉप्स जिनको खाने के लिए यूज नहीं किया जाता है। लाइक अगर रबर की बात करें, जैसे यहाँ पे कॉटन की बात करें या जूट की बात करें, जिसको हम लोग फाइबर क्रॉप भी कहते हैं। और रबर के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा बच्चे कि रबर प्योरली एक इक्वेटोरियल आपका बोल सकते हैं एक क्या है? क्रॉप है। और उससे मिल्क लाइक या दूध लाइक एक चीज निकाला जाता है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? लेटेक्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं इसे? लेटेक्स। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशंस इट इज ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो इसे बारिश या वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए, विद रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर एनुअल।
और टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो आप देखिए बच्चे, रबर की बात करें, टी की बात करें, कॉफ़ी की बात करें, यहाँ पे जो टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट वो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर दिखेगा। तो आप यहाँ पे एक प्रकार का कोड बना सकते हैं, कॉफ़ी, टी, रबर, शुगर केन, पैडी, इन सब में टेम्परेचर जनरली 24 या 25 डिग्री प्लस ही जनरली हमें चाहिए। रबर थोड़ा सा ज़्यादा मांगता है जनरली। रबर इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटीरियल। इट इज मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार, गारो हिल्स ऑफ मेघालय। अब देखिए बच्चे, इसमें याद रखेंगे कि रबर का इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है वो हमारा कौन है, वो हमारा केरला है। अब देखिए, केरला में अमाउंट ऑफ रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, मेघालय में अमाउंट ऑफ रेनफॉल बहुत ज़्यादा। तो आप यहाँ पे इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं कि इंडिया के उन स्टेट्स को देख लीजिए जहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल बहुत ज़्यादा, केरला, अंडमान निकोबार, कर्नाटका, आप मेघालय, तो वो सारे स्टेट्स इंडिया में अगर आप देखें तो रबर के लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स दिखते हैं। अब रबर के लिए किस किस प्रकार का ग्रोइंग आइडियल जोग्राफिकल कंडीशंस चाहिए? रेनफॉल 200 to 300 सेंटीमीटर, है ना, विदाउट एनी मार्क्ड ड्राई सीजन, किसी भी सीजन में ड्राइनेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे रबर की फसल खराब हो सकती है। मैक्सिमम टेम्परेचर अबाउट 29 to 34 डिग्री सेल्सियस, आप 25 डिग्री सेल्सियस प्लस भी यहाँ पे आप ध्यान में रख सकते हैं। हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ 80%, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, मॉइस्ट क्लाइमेट होना चाहिए। ब्राइट सनशाइन अमाउंटिंग टू अबाउट 2000 हेक्टेयर पर एनम एट द रेट ऑफ 6 हेक्टेयर पर डे थ्रू ऑल द मंथ्स। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स का एब्सेंस होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है वो रबर के फसल को वो क्या कर सकता है, नुकसान पहुँचा सकता है। चलिए, अब जो अगली कैटेगरी है जिसे हम लोग जनरली अपने अटायर में, अपने पैकेजिंग पर्पस से या और भी अदर पर्पस से यूज़ करते हैं, हम उसे ही क्या कहते हैं, फाइबर क्रॉप्स कहते हैं। तो फाइबर का मतलब ही रेशा होता है। रेशा अपने नेचर में नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। अगर जूट की बात करें, कॉटन की बात करें, सिल्क की बात करें, दे ऑल आर नेचुरल। लेकिन आर्टिफिशियल की बात करें, एक्रेलिक होता है, नाइलॉन, पॉलिस्टर, दे ऑल आर आर्टिफिशियल। तो हम यहाँ पे नेचुरल फाइबर्स को एज अ क्रॉप करने के लिए जा रहे हैं। कॉटन, जूट और हेम्प। यहाँ पे एक टर्म आया है हेम्प। हेम्प का मतलब अ टॉल वाइडली कल्टीवेटेड एशियन हर्ब होता है। एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। द फर्स्ट 3, कॉटन की बात करें, जूट की बात करें, हेम्प की बात करें, सीधे इनकी खेती की जाती है ना। लेकिन अगर बाद वाले की बात करें, लाइक सिल्क की बात करें, तो इंडिया में बहुत सारे सिल्क वॉर्म्स पाए जाते हैं और उसी से कोकून्स तैयार किया जाता है और उसी कोकून से हम लोग सिल्क को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर कैटेगरी की बात करें तो मलबरी, एरी, मूंगा, तसर, सहतूती और भी बहुत सारे वैरायटीज होते हैं। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। तो यहां पे एक सवाल आ सकता है कि सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है। सेरीकल्चर का मतलब क्या है? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। नेक्स्ट फाइबर क्रॉप इज कॉटन। अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि इंडिया का सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर फाइबर क्रॉप का नाम बताइए, आंसर इज कॉटन। तो इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। अगर ये भी पूछ सकता है कि कॉटन के नेटिव प्लेस का नाम बताइए, आंसर विल बी इंडिया। आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े हैं तो आप लोगों ने एक बहुत फेमस जगह का नाम सुना होगा, मोहनजोदड़ो। वहां पे भी हमें कॉटन के एविडेंस वहां से मिले हैं। कॉटन इज one of the main raw materials for cotton textile industry. In 2015, India was the second largest producer of cotton after China. तो चाइना के बाद इंडिया का कॉटन ग्रोइंग में सेकंड स्थान है वर्ल्ड के लेवल पे। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल। हम लोगों ने ब्लैक सॉइल को किया था रिसोर्सेज वाले चैप्टर में, और उस ब्लैक सॉइल को रेगड्डा या रेगुर सॉइल भी कहते हैं। और कई बार कॉटन के लिए सबसे सूटेबल सॉइल होने के कारण हम उसे कई बार कॉटन सॉइल भी कहते हैं, जिसमें मड क्रैक्स का फीचर होता है, सेल्फ प्लोविंग होता है, मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी सभी सॉइल से सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल में होता है। तो ये सारे कंडीशंस कॉटन के लिए आइडियल ग्रोइंग कंडीशंस ब्लैक सॉइल में प्रोवाइड कराते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू
डेक्कन प्लेटू की बात करें, मालवा प्लेटू की बात करें, कोयम्बटूर प्लेटू की बात करें, दे ऑल आर द मेजर एरियाज ऑफ कॉटन. इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल. बहुत हैवी रेनफॉल कॉटन के लिए खतरनाक होता है, याद रखेंगे बच्चे. और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि अगर बहुत ही स्कैंटी रेनफॉल इरिगेशन चाहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट इसका जोग्राफिकल ग्रोइंग कंडीशन जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज. 210 दिन फ्रॉस्ट से बिल्कुल भी इसे अलग रखना है. फ्रॉस्ट कॉटन के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, बिल्कुल भी कॉटन को सड़ा देता है, खत्म कर देता है. तो 210 दिन, लगभग आप बोल सकते हैं 6 से 7 महीना पाला का असर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. यही कारण है कि कॉटन का ज्यादातर जोग्राफिकल ग्रोइंग एरिया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में ही हमें देखने को मिलता है. एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ. इट इज अ खरीफ क्रॉप. हम लोगों ने बताया था पैडी, मेज, जूट, सुगर केन, दे ऑल आर खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर 6 to 8 months टू मैच्योर. मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात. महाराष्ट्र सबसे लीडिंग है, याद रखेंगे बच्चे. सबसे लार्जेस्ट इज महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. अब इसके एक बार आप ग्रोइंग कंडीशंस को हम दोबारा एक बार चेक करते हैं, फिर मैप पे आएंगे. कॉटन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल है. टेम्परेचर की बात करें 24 डिग्री सेल्सियस का जो एक आइडियल टेम्परेचर इसके लिए बेहतर होता है, लेकिन हाई टेम्परेचर भी इसके लिए कई बार खतरनाक, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने पे हो सकता है वहाँ पे. रेनफॉल अराउंड 100 सेंटीमीटर, 60 to 100 सेंटीमीटर इज एनफ, एसेंशियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन. बट रेनफॉल आफ्टर द कॉटन कम्स आउट ऑफ द कोकून्स इंजूरियस. कोकून के निकलने के बाद अगर बारिश होती है, ग्रोइंग कंडीशन में बारिश चाहिए, लेकिन जब वो कई बार उससे जब डोडे से जब कई बार वो रुई वगैरह निकल जाते, उस समय बारिश होने से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है. लोमी सॉइल मिक्स्ड विद द लाइम एंड पोटाश. लाइम मैंने चूना होना चाहिए, गुड फॉर कॉटन. कॉटन ग्रोज वेल इन ब्लैक कॉटन सॉइल विच इज स्टिकी इन नेचर एंड हैज़ वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी. क्यों? क्योंकि अगर ड्राई कंडीशन है, लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अगर मिट्टी में अगर मॉइस्चर है, तो वो कॉटन को बेहतर आइडियल ग्रोइंग कंडीशंस प्रोवाइड करा सकता है. प्लेन लैंड्स और जेंटल स्लोप. स्लोप बहुत ही कम होना चाहिए, फ्लैट लैंड वो ज़्यादा बेहतर है. लैंड्स आर गुड फॉर कॉटन प्रोडक्शन. ड्रेनेज इज नेसेसरी फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन. ड्रेनेज का मतलब क्या है कि उसके जड़ में बेशक मॉइस्चर होना चाहिए, लेकिन मॉइस्चर में स्टैग्नेशन नहीं होना चाहिए, जड़ में पानी ठहरना नहीं चाहिए, अदरवाइज वो से नुकसान पहुंचा सकता. अगर हम कॉटन ग्रोइंग एरियाज को देखें ध्यान से, तो देखिए अगर इंडेक्स को चेक करें, अगर इंडेक्स से देखें अगर हम, तो इंडेक्स को अगर आप देखें तो यहां पे हमें क्या दिखेगा, रेडियल लाइन से हमें यहाँ पे कॉटन दिखाया गया या कॉटन ग्रोइंग एरियाज दिखाया गया. आप यहाँ पे राजस्थान के नॉर्थ पार्ट को, हरियाणा वाले भाग को और पंजाब के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉटन की खेती हो रही है. अगर गुजरात में काठियावाड़ के प्लेटू को देखें, यहाँ पे कॉटन ग्रोइंग मेजर एरियाज है. अगर मध्य प्रदेश को देखें तो जो मालवा प्लेटू का एरिया है वर्ल्ड फेमस फॉर कॉटन. अगर महाराष्ट्र में विदर्भ की बात करें, इनर महाराष्ट्र की बात करें, ये एरिया भी कॉटन के लिए वर्ल्ड फेमस है. अगर कर्नाटका में कर्नाटका प्लेटू की बात करें, यहाँ पे भी वर्ल्ड फेमस कॉटन ग्रोइंग एरियाज दिखता है. आंध्र प्रदेश में अगर तेलंगाना प्लेटू को देखें, रायलसीमा प्लेटू को देखें, ये भी वर्ल्ड फेमस हमें कॉटन ग्रोइंग एरियाज दिखता है. अगर तमिलनाडु में एक यहाँ पे प्लेटू दिखता है जिसे हम लोग कोयम्बटूर प्लेटू कहते हैं, तो कोयम्बटूर प्लेटू भी वर्ल्ड फेमस है किस चीज़ के लिए, कॉटन ग्रो करने के लिए. कॉटन के बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा फाइबर क्रॉप होता है या है, उसे हम लोग बोलते हैं जूट. और इसी जूट को हम गोल्डन फाइबर या सुनहरी रेशा भी कहते हैं. और जूट कॉटन के जस्ट ऑपोजिट ग्रोइंग जोग्राफिकल कंडीशंस को दिखाता है. कैसे? क्योंकि कॉटन में आपका हाई टेम्परेचर विद ड्राई क्लाइमेट चाहिए, 60 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए. लेकिन अगर जूट की बात करें, जूट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए और वाटर का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जूट को सड़ाने के लिए क्या चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए. डिकम्पोजिंग प्रोसेस में जूट बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट करता है. इट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर. जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल. वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल में अलुवियल सॉइल, और उसमें भी खादर अलुवियल इसके लिए सबसे बेस्ट होता है. इन द फ्लड प्लेन्स, जहाँ पे पानी
का वाटर लॉगिंग कंडीशन बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे पानी ठहरती है, जहाँ पे वाटर का स्टैग्नेशन जनरली देखा जाता है, वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। वेस्ट बंगाल जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। अब इन सभी स्टेट्स को आप देखिए बच्चे, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, इसमें एक चीज कॉमन क्या है कि ये इंडिया के ईस्ट में और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में दिखते हैं, जो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट हैवी अमाउंट रेनफॉल का एरिया है। It is used in making gunny bags, mats, ropes, yarn, carpets and other artifacts. Due to its high cost, बहुत महंगा होता है ये, इसके longevity भी बहुत ज़्यादा होती है। It is losing market to synthetic fibers and packing materials, particularly the nylon. तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा है कि आर्टिफिशियल या सिंथेटिक प्रोडक्ट से कई बार इसे बहुत टफ कंपटीशन को फेस करना पड़ रहा है। अगर हम जूट के ग्रोइंग कंडीशन को देखें तो जूट इज अ ट्रॉपिकल प्लांट एंड नीड्स अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। द रेंज ऑफ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस प्लस अप टू 35 डिग्री सेल्सियस। इट ग्रोज वेल इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल से 120 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर, मे बी 200 सेंटीमीटर एंड above you can say. About 85% relative humidity is needed during the period of its growth. Enough water is needed not only for growing the jute crop but also for processing the fiber. Jute grows well in light sandy or clayey loamy soil which is replenishable annually through the flood water. कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे फ्लड वाटर के द्वारा उसकी फर्टिलिटी किसी सॉइल की रिन्यू होती रहती है। द वन ऑफ द बेस्ट वन इज खादर लो लेइंग एलुवियल सॉइल, जो सबसे बेस्ट इसके लिए होता है। चीप एंड एडिक्वेट लेबर, क्योंकि ये हाईली लेबर इंटेंसिव, इसलिए चीप स्किल्ड लेबर की भी रिक्वायरमेंट हमें जूट के प्रोडक्शन में रिक्वायर होती है। यहाँ पे अगर हम जूट ग्रोइंग एरियाज को देखें बच्चे, तो जूट ग्रोइंग एरियाज को देखिए, नीचे यहाँ पे क्रॉस से दिखाया गया है, और जिसका सबसे लार्जेस्ट एरिया अगर आप देखें असम में भी दिखता है हमें, वेस्ट बंगाल के एरिया को देखें, और वेस्ट बंगाल में स्पेशली जो हुगली बेसिन का एरिया है, ये वर्ल्ड फेमस जूट प्रोडक्शन के लिए दिखता है। महानदी डेल्टा का में देख सकते हैं आप, गोदावरी, कृष्णा, इन सभी डेल्टाइक एरिया में जूट की खेती हमें होते हुए दिखती है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में किशनगंज, अररिया जिले में भी हमें जूट की खेती होती हुई दिखती है। लेकिन जिसका सबसे बड़ा एरिया की बात करें वो हमें असम में, हमें वेस्ट बंगाल में और हमें उड़ीसा में देखने को मिलता है। तो इस डिस्कशन के द्वारा हमने यहाँ पे बेवरेज क्रॉप्स के बारे में, हमने यहाँ पे नॉन फूड क्रॉप या फाइबर क्रॉप्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन रखा। आई होप इस डिस्कशन से इन क्रॉप्स के ज्योग्राफिकल ग्रोइंग कंडीशंस के बारे में, इसकी लीडिंग स्टेट्स के बारे में, और मैप में हमने जिन एरिया को यहाँ पे अभी लोकेट किया, आइडेंटिफाई किया, इन सबों से आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन पाई होगी। फिर भी अगर किसी प्रकार के डाउट आते हैं तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में रखें, हम वहाँ पे सभी डाउट्स के आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट को एग्रीकल्चर के चैप्टर से उठाना है, वो है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो अगले वीडियो में हम इस टॉपिकल एरिया के साथ दोबारा आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग वीडियो।